I hope you all are well. Let's start today's session of the Specific Relief Act 1963. Chapter 3 we were doing, and in last session we completed 4 sections of chapter 3. 9 से लेकर 12 तक हम section कर चुके हैं. Let's do section 13 in today's session. Section 13 क्या बात करता है? It says what are the rights of purchaser या lessee against the person with no title और imperfect title. राइट ऐसा पर्सन जिसका उस प्रॉपर्टी पर कोई टाइटल भी नहीं है या टाइटल है तो वो इम्परफेक्ट टाइटल है, तो जिस पर्सन ने उससे वो जमीन या वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके क्या राइट्स होंगे. एंड हम ये जो सेक्शन करेंगे ये हम विद रिस्पेक्ट टू, देखिए मैंने आपको बताया था हर एक्ट एक दूसरे एक्ट से कोरिलेट करता ही है कहीं ना कहीं. सो वी विल डू दिस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. और उसका कौन सा सेक्शन? सेक्शन 43 को जब आप दोनों को कोरिलेट करेंगे, सेक्शन 13 रिलीफ एक्ट का और सेक्शन 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो आपको बिल्कुल बैलेंस समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में बात क्या है. और मैं अभी आपको वैसे ही समझाऊंगी. एक और चीज बचे, मेंस में क्वेश्चन आया है. ओके, जुडिशियल एग्जाम्स के मेंस में क्वेश्चन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 13 का आया है. सो ये अपने माइंड में बिठा के चलो कि जो भी ये चीजें मैं करवा रही हूँ मेंस में भी आ रही हैं और पीटी में भी आ रही है. कैसे क्वेश्चन को लिख के आना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, सेक्शन 13 को आपको कोरिलेट विद 43 करके दिखाना है, ताकि जो चेकर है उनको ये पता लगे कि हाँ आपको नॉलेज है और आपको पता है कि ये किससे रिलेट करता है. सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 13. ये कह रहा है कि इफ द वेंडर और लेसर, वेंडर और लेसर यहाँ पर कौन होंगे? सेलर की बात हो रही है जिसका वो प्रॉपर्टी है. ठीक है, सपोज कीजिए यहीं पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं. ए है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? बी के साथ. एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होता है? टू सेल द प्रॉपर्टी. ऑल राइट, प्रॉपर्टी बेचने की बात होती है बी के साथ, विच इज स्टिल इन द नेम ऑफ एज फादर. अभी किसके नाम पर है वो प्रॉपर्टी? नेम ऑफ एज फादर. मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ, बट स्टिल अभी प्रॉपर्टी किसके पास है? ए के फादर के पास ही है. तो ए के नाम होनी है, अभी होनी है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब ए के नाम प्रॉपर्टी बाय चांस हो गई या ए का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में आ गया. ठीक है, ट्रांसफर हो गई किसके नेम पे? अब ए के नेम पे आ जाती है प्रॉपर्टी. ऑल राइट, तो यहां पर क्या होता है? देन परचेजर या जो लेसी होगा मे कंपेल हिम टू मेक टू गुड या कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ये मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में करवाया था, बाय चांस दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अभी ए का इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी उसमें आई नहीं है, बट आएगी. वेस्टेड इंटरेस्ट की जिसमें बात करी थी, ठीक है ना, कि उनके नाम आनी बाकी है बट अभी आई नहीं. तो सपोज करिए जब वो प्रॉपर्टी उनके नाम आ गई, तो जो परचेजर होगा, ठीक है, परचेजर यहाँ पर कौन है? बी. बी यहाँ पर ए के पास जाएगा और ए को कहेगा कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कीजिए. फुलफिल द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस अब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच में इस बात के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. मेक इट गुड. राइट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को गुड टर्म्स में लेके आइए. ये बात समझ में आई. अब दूसरी बात पे आ जाइए. सपोज जॉइंट प्रॉपर्टी है या दो प्लॉट है, एक ए का है और एक बी का है, और ए कॉन्ट्रैक्ट किससे कर लेता है? ये एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसमें प्लॉट लगा लीजिए, ये ए का है ये बी का है. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के साथ, क्या करने के लिए? कि दोनों प्लॉट्स को बेचने की डील करता है. भाई मैं तेरे को ये दोनों प्लॉट दूंगा, जबकि हालांकि हाफ प्रॉपर्टी है उसकी, दूसरी तो बी की है, बट वो सी को कहता है कि आई विल गिव यू होल द जॉइंट प्रॉपर्टी. दिस इज जॉइंट प्रॉपर्टी. राइट, सो डील कर लेता है. अब क्या है? सी ए को कंपेल कर सकता है कि जाइए बी की भी पहले कंसेंट लेकर आइए, क्योंकि टाइटल कन्वे करने के लिए उनकी कन्वेंस जरूरी है ना, उनकी मतलब बी की. तो यहाँ पर क्या है? ए सी के साथ करता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है. इनके बीच में डील फाइनल हो गई है, लेकिन सी को पता लगता है कि ये तो जॉइंट प्रॉपर्टी, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में भी उसको पता है कि जॉइंट है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग ए को बार बार कह सकता है दैट गो टू बी. ठीक है, उनकी कंसेंट लेकर आइए
क्योंकि बी की कंसेंट के बिना बी की प्रॉपर्टी आप मेरे को कैसे दे सकते हो, समझ रहे हो बात। जब आप कोई भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी देते हो तो जो जो उस प्रॉपर्टी के हकदार है या जिसका नाम उस प्रॉपर्टी पे है, टाइटल है, आप पहले उन टाइटल वाले बंदों से हाँ लेकर आइए, कंसेंट लेकर आइए, राइट। देन द थर्ड थिंग व्हाट योर सेक्शन 13 सेज, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल बातें बता रही हूँ जो एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। यही होता है ना, प्रॉपर्टी ऐसे तो नहीं है किसी और बंदे की और थर्ड बंदा आके बेच दे, सपोज बी की प्रॉपर्टी ए सी को बेच दे, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ए बी को कंपेल जरूर कर सकता है टू गिव योर कंसेंट so that we both can transfer this property or sell this property to C. Now the third thing is when vendor, देखिए जहां पर मैं वेंडर की बात कर रही हूँ ना, ये मतलब है सेलर, ठीक है। तो व्हेन वेंडर यह दिखाता है कि जो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है वो लाइबिलिटी फ्री है, ठीक है। सपोज ये प्रॉपर्टी है, ये ए वेंडर है, ये इस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है एंड ही इज शोइंग कि दिस इज लाइबिलिटी फ्री, मींस इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ठीक है, मैंने कोई लोन नहीं उठाया हुआ, इट्स फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, कोई बिल नहीं है, मोर्टगेज नहीं है, एनीथिंग, नथिंग। बट एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी मोर्टगेज ही की है, ठीक है, मोर्टगेज है। आप बाद में पता चलता है कि इट्स अ मोर्टगेज प्रॉपर्टी, मतलब ऑलरेडी इसके ऊपर एक लोन उठाया हुआ है, लाइबिलिटी है। तो बट जो परचेज डील की अमाउंट फिक्स हुई है उससे कम में है, ठीक है, उससे कम ही मोर्टगेज की है। सपोज कीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचनी है 50 लाख में, लेकिन जो मोर्टगेज हुई हुई है वो 20 लाख में हुई हुई है, तो कम अमाउंट में मोर्टगेज है। अब क्या हो सकता है कि मोर्टगेज हुई है तो परचेजर वेंडर को कंपेल कर सकता है, जैसे इसने ये बी को बेची है, बी ए को कंपेल कर सकता है कि जाके पहले वो प्रॉपर्टी रिडीम करवाएं और वैलिड डिस्चार्ज कर उसे और उस मोर्टगेजी से डील लिखवा लाए कि प्रॉपर्टी मोर्टगेज फ्री है अब, क्योंकि बी क्या है, बी 50 लाख देगा उसे, फिर कहेगा कि जाके पहले 20 लाख, सपोज कीजिए ए ने मोर्टगेज ले रखा था सी से, ठीक है, बी कैन हर बात में कंपेल की बात हो रही है। देखिए फर्स्ट मैंने जो सिचुएशन बताई थी वहां पे भी कंपेल था, जैसे ये का इंटरेस्ट आया, बी ने कहा मेरे नाम पे दो, यहाँ पे भी क्या है, जो सी है वो कंपेल करवा सकता है कि बी की कंसेंट लेकर आइए, यहाँ पर भी यही बात है। सपोज ए ने ऑलरेडी मोर्टगेज ले रखा था सी से, तो बी कंपेल कर सकता है ए को, सबसे पहले तू उससे मोर्टगेज फ्री डीड लिखवा कर आ, ओके, मोर्टगेज फ्री, ओके, ये डिस्चार्ज करवाए, डिस्चार्ज करवाने के बाद आप मेरे पास आना है प्रॉपर्टी लेकर। यस, ही कैन श्योरली डू दैट बिकॉज ही इज द परचेजर, राइट बच्चे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या हो रहा है, यहां पर वो क्या करवाएगा, उसको डिस्चार्ज करवाने के बाद ही प्रॉपर्टी को अपने नाम पर लेगा। देन नेक्स्ट थिंग क्या आती है, अब फिर ध्यान से सुनिएगा, जहां पर वेंडर या सेलर ने प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट परचेजर या लेसी, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी है कोई और उसका कोई सूट फाइल होकर रखा है, परफॉर्मेंस, ठीक है, किसने कर रखा है, वेंडर ने, मतलब सेलर ने, किसके अगेंस्ट, परचेजर के अगेंस्ट, ठीक है, सूट फाइल हुआ हुआ है। तो यहां पर क्या है, जहां पर ये फाइल किया गया है अगेंस्ट एनी परचेजर या लेसी, बट सूट डिसमिस हो गया है क्योंकि वेंडर या लेसर का कोई टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल नहीं था, ठीक है, ना तो टाइटल ही था ना कुछ इम्परफेक्ट टाइटल था। तो परचेजर का राइट है जो अमाउंट उन्होंने परचेज के लिए दी है वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट या फिर प्लस एनी कॉस्ट उनसे मांगेंगे और वेंडर को रिटर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक सूट फाइल कर रखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड वेंडर और परचेजर के बीच में, और जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट चल रहा है तो सूट क्या हो जाता है, डिसमिस्ड हो जाता है। डिसमिस्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि उससे पता लगता है वेंडर का कोई टाइटल था ही नहीं, इम्परफेक्ट टाइटल था। तो इससे क्या होगा, परचेजर ने तो ऑलरेडी अमाउंट दे रखी है ना बच्चे, अपनी परचेज अमाउंट, तो वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कितनी कॉस्ट दे रखी है उसको परचेजर इसे वेंडर से मांगेगा और वेंडर को देनी पड़ेगी,
ऑल राइट, सो बेसिकली सेक्शन 13 वो सारे हक बताता है जो कि राइट्स परचेजर या लेसी के हैं और उनको अपने राइट्स एक्सरसाइज करने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करें जैसे ये था, ये मैंने बताया, यहाँ पर सी को ये बी की भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो सी अगर ए को कहे कि पहले बी की कंसेंट लेकर आ, तो ए कह दे नहीं मैं तो नहीं लेके आ रहा, मैं क्यों लेके आऊं, प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, तू खुद जाके मांग। नो, हेयर सी कैन से इट्स माय राइट टू कंपेल यू एंड यू हैव टू गो टू बी टू टेक हिज कंसेंट। Right, bache? So with this, section 13 is over. I hope you understood each and every example, and I have told you each right what purchaser can exercise during the case of no title or imperfect title of vendor. With this session is over. Keep reading, keep studying, and we will meet in the next session with new section. Till then, have a good day. Thank you.